सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तनसीन। यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पेज नंबर 40 प्रश्न नंबर 51 आगे तीसरे अध्याय में जो महत्वपूर्ण करणानियों के टर्म्स आने वाले हैं, शब्द आने वाले हैं, उन शब्दों का भाव पहले ही दूसरे अध्याय में यहाँ पर समझाया जा रहा है। इतने दिनों से अभी तक हमने करणानियों के ग्रंथों में या करणानियों की शब्दावली कहें, करणानियों के शास्त्रों में आने वाले शब्दों के परिचय कहें, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के क्रम में आज घाती कर्म के बारे में भी यहाँ देखने वाले हैं। सर्वघाती, देशघाती आदि जो भेद है वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए पेज नंबर 40 प्रश्न नंबर है 51। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलिए। घाती कर्म किसे कहते हैं? चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? घाती मतलब जो घात करे। किसका घात करे? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे। ठीक है, घातिया कर्म। ये घातिया कर्म तो है पुद्गल, और वह पुद्गल आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे। तो पुद्गल जीव का घात करे, अर्थात बोलो कुछ याद आता है? अर्थात मैंने आपको बताया था ना, जब भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बताया जाए और जैसे ही मैं आपसे बोलूं अर्थात, तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि अर्थात निमित्त से। पुद्गल कर्म या पुद्गल कर्म या पुद्गल कर्मों का समूह, पुद्गल परमाणुओं का समूह जीव का घात करते हैं। तो पुद्गल जीव का घात करे ऐसा कथन कहा जाता है। तब यहां पर हमें निमित्त को लगाना है। अब किसका घात करें? क्या घात कर रहा है पुद्गल? तो जो जीव के अनुजीवी गुण हैं। अब जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? आप लोग पहले भी लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में यह विषय पढ़कर आए हैं। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं और अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। भाव स्वरूपी का मतलब यह होता है कि जो पॉजिटिव हो, जो किसी के अभाव में प्रकट नहीं होते हों, जैसे अव्यवादत्व, अवगाहनत्व, अघुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, ये तो अभाव में प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? आयु कर्म का अभाव होगा, नाम कर्म का अभाव होगा, वेदनीय कर्म का अभाव होगा। तो जब वेदनीय कर्म का अभाव होगा तब जाकर अव्यवादत्व सुख होगा। तो वेदनीय कर्म के अभाव में वो गुण प्रकट हुआ ना, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिजीवी, क्योंकि वो अभाव में प्रकट हो रहा है। अब जो किसी के अभाव में प्रकट नहीं होता, जो भाव स्वरूपी ही होता है, मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव हो, किसी के अभाव में प्रकट ना हो, भाव स्वरूपी हो, वह अनुजीवी गुण। जो किसी का अभाव करके हो, वह प्रतिजीवी गुण। अब ज्ञान जो है वो किसका घात कर रहा है? दर्शन जो है वो किसका घात कर रहा है? किसके घात से उदित हो रहा है? ऐसा नहीं है। ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा है, चारित्र है, दान लाभ भोग उपभोग आदि जो हैं,
यह जो जीव के गुण हैं यह अनुजीवी गुणों के अंतर्गत आएंगे, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि। अब जो कर्म इन अनुजीवी ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों का घात करे, जो कर्म ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का घात करे वह कहलाएगा घातिया कर्म। देखिए पढ़ते हैं, अपन परिभाषा से समझते हैं। जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के व्यक्त ना होने में, देखो ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का घात करते हैं का मतलब क्या है? ज्ञानादि अनुजीवी गुणों का घात करते का मतलब ये नहीं कि ज्ञान का ही घात कर देते हो। क्यों? क्योंकि अगर कर्म ज्ञान का घात कर देंगे तो ज्ञान के अभाव में ये जीव जड़ हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आज तक कोई भी कर्म किसी भी जीव के ज्ञान का संपूर्णतः घात नहीं किया। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान के अभाव में यह जो जीव है, फिर वो जीव ही क्या रहेगा? वह जीव का लक्षण अपन क्या बनाते हैं? चैतन्य, जो जानता देखता हो। ऐसा जीव जो जानता देखता नहीं हो, फिर वह जीव ही क्या कहलाएगा? यहाँ क्या कहा जा रहा है? जो ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों को व्यक्त ना होने दें। तो ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के व्यक्त होने के घात में, देखो द्रव्य तो ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं, गुण भी ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? द्रव्य और गुण इनमें तो अनादि अनंत कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। द्रव्य और गुणों के समानता के आधार पर ही तो हम सबको समान कहते हैं। तो द्रव्य और गुण में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक द्रव्य में रहने वाले गुणों की पर्यायों के व्यक्त होने में घात में निमित्त बनते हैं। ये अपन समझने के लिए कह रहे हैं। कर्णान्युग की भाषा तो ऐसी है कि वे घात करते हैं। तो समझ में आ रहा है? कर्णान्युग तो यही कहेगा कि वे घात करते हैं। फिर हम लोगों को यह समझना होगा कि दो द्रव्यों का अगर कर्ता कर्म बताया जा रहा है तो उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कहने की अपेक्षा से कहा गया है, वास्तव में उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए पढ़ते हैं। जीव के ज्ञानादि अनुजीवी, तो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र ये अनुजीवी गुण हैं। अनुजीवी क्यों कहा? क्योंकि ये भाव स्वरूपी हैं, किसी का अभाव करके प्रकट नहीं होते। जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के व्यक्त ना होने में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये कैसे हैं? घाती कर्म हैं। ये आप पाठमाला में भी पढ़कर आए हैं, वितरा विज्ञान पाठमाला में। अब देखिए, एक जो अपन को यहाँ विशेष समझनी है, इन घाती कर्मों में इनका परिणमन कहें या इनके प्रकार कहें, तो इस घाती कर्म का परिणमन 2 रूप से होता है, एक सर्वघाती रूप से और एक देशघाती रूप से। घातिया का सामान्य अर्थ तो बताया कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे। अब वो 2 तरीके से घात होगा, एक तो सर्वघात और एक देशघात। सर्वघात जो संपूर्णता घात करे, और देशघात देश का घात करे, है ना? भारत एक देश है तो उस भारत देश का घात करना देशघाती है? नहीं, जो एक देश घात करने में निमित्त बने। यहाँ देश का मतलब किसी भारत देश से या किसी अन्य देश से भी नहीं है। देश का मतलब जो एक देश घात में निमित्त बने। देखिए, यह घाती कर्मों का परिणमन 2 प्रकार से है, सर्वघाती व देशघाती। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वघाती और देशघाती ये किसके भेद हैं? घाती कर्म के। 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, बेसिक चीजें हैं ये। परिभाषाएं तो आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन बेसिक चीजें जो परिभाषा के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं ना, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि सर्वघाती और देशघाती किसके भेद हैं, किसके स्वरूप हैं, या किसके परिणमन के प्रकार हैं। तो इस प्रकार से आ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये घाती कर्म के 2 प्रकार से परिणमन है, या घाती कर्म के ही 2 प्रकार हैं, ये सर्वघाती और देशघाती। अब देखते हैं सर्वघाती किसे कहते हैं और कौन कौन सी प्रकृति सर्वघाती है, देशघाती किसे कहते हैं और कौन कौन सी प्रकृति देशघाती है। देखो ये जो अंतर पड़ रहा है किसमें पड़ रहा है? सिर्फ घातिया में। तो सिर्फ घातिया में फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी सर्वघाती है और कौन सी देशघाती है। सबसे पहले सर्वघाती और देशघाती का यहाँ पर स्वरूप समझते हैं। प्रश्न नंबर 52, मैं प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलना।
सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? देखिए, जो जीव के ज्ञान आदि गुण, गुण का अर्थात मतलब है पर्याय, गुणों का घात करते से मतलब है उन गुणों का परिणमन व्यक्तता नहीं होने देते, ठीक है। तो इस अपेक्षा से गुणों का घात करते ऐसा कहा जाता है। इसलिए बारंबार बार बार गुणों का घात करते से मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि घात करते करते वो गुण अब खराब हो गया। जैसे सर्वघाती प्रकृति में यहाँ पर केवल ज्ञान को लिया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों को अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो हम लोगों को अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान प्रकृति जो है वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति का मतलब क्या है? सर्वघाती प्रकृति का क्षयोपशम नहीं होता, देशघाती प्रकृति का क्षयोपशम होता है। अब आगे जितनी भी सर्वघाती प्रकृतियां आने वाली है ना, ये सर्वघातियां तो पूरा पूरा घात करती हैं, या तो इनका क्षय होगा और या तो इनका उदय होगा। उदय और क्षय ये दो ही अवस्था बनेंगी, इनका क्षयोपशम नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। आप लोग विचार तो कीजिए, केवल ज्ञान का कैसे क्षयोपशम होगा? बोलो, सर्वज्ञता का कैसे क्षयोपशम होगा? क्या होगा कि भरत क्षेत्र के 3 काल को जान रहे हैं, विदेश क्षेत्र के 3 काल को नहीं जान रहे, या भूत भविष्य वर्तमान की 3 पर्यायों में से 1.5 को जान रहे, आधा आधा। और फिर मतलब कैसे क्षेत्रों को कैसे जानेंगे? फिर एक व्यक्ति की अनंतानंत पर्यायों में से कितनी को जानेंगे, कितनी को नहीं जानेंगे? तो ऐसा ये भेद नहीं पड़ता। इसीलिए केवल ज्ञान में क्षयोपशम घटित नहीं होता। या तो केवल ज्ञान की सर्वघाती प्रकृतियों का उदय होगा जिसके कारण हमें केवल ज्ञान नहीं होगा, या सर्वघाती प्रकृतियों का क्षय होगा जिसके फलस्वरूप हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी हमें केवल ज्ञान प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है जिसके कारण हमें केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। अब इससे हमें यह समझना चाहिए, कर्म के उदय से, हमारे कर्म के उदय के निमित्त से हमारे केवल ज्ञान रूपी गुण की पर्याय व्यक्ति नहीं हो पा रही। वह केवल ज्ञान गुण की पर्याय के घात में निमित्त है, केवल ज्ञान की गुण के घात में निमित्त नहीं है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अगर हम गुण के घात में निमित्त कहेंगे तो जैसे मान लीजिए कि इतना केवल, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, वहां वहां ज्ञान का स्वरूप। तो अगर मान लीजिए ये केवल ज्ञान है और ये सर्वघाती, केवल ज्ञान की सर्वघाती प्रकृति है, और ये केवल ज्ञान का घात 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 करे केवल ज्ञान के गुण का, तो घात करते करते क्या बचेगा? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे आप किसी एक चीज को लें, आपने एक खीरा लिया और खीरा को आप बनाना चालू करें, तो आपने फिर पहले एक बनाना मतलब उसके पीस करना, तो आपने एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रकृति जो है वो केवल ज्ञान का घात करती करती ऐसी कर देती है कि अब केवल ज्ञान होएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर अर्थात में ये शब्द बुद्धिपूर्वक जोड़ा गया, क्या कि उस गुणों की पर्यायों के व्यक्त होने में निमित्त, व्यक्त के घात होने में निमित्त है, मतलब व्यक्त नहीं होने देती वो पर्यायों को। देखिए, जीव के ज्ञानादि गुणों के अर्थात पर्यायों के, गुणों से मतलब पर्यायों से, अर्थात पर्यायों के पूर्णता घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं। जो पूर्णता घात करे वह क्या है? सर्वघाती। अब देखते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातियां हैं। इन 4 घातियों में से कौन कौन सी प्रकृति सर्वघाती हैं वो अगला प्रश्न में यहां बता रहे हैं। देखिए 53 नंबर का प्रश्न, सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी और कितनी हैं? यहां देखिए बताते हैं उत्तर। पहला, केवल ज्ञानावरण, यह भी कैसी प्रकृति है? सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण। दूसरी, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रश्ला, प्रश्ला प्रश्ला, स्त्यान गृद्धि। तो ज्ञानावरण के 5 भेदों में से किसको लिया? केवल ज्ञानावरण को। दर्शनावरण में से केवल दर्शनावरण को लिया, निद्रा को लिया, निद्रा निद्रा को लिया, प्रश्ला को लिया, और प्रश्ला प्रश्ला, और ये स्त्यान गृद्धि। अब आप लोगों के मन में ये कौतूहल जग रहा होगा कि क्या निद्रा होती है, क्या निद्रा निद्रा होता है, क्या प्रश्ला होती है। ये जब आप अगली साल गौमट सार कर्मकांड पढ़ेंगे
तब उसमें प्रकृतियों के सारा भेद आएगा, एक एक कर्मकांड में एक एक परिभाषा बताई जाएगी। निद्रा किसे कहते हैं, निद्रा और निद्रा निद्रा में क्या अंतर है, प्रश्ला और प्रश्ला प्रश्ला में क्या अंतर है। सबसे खतरनाक नींद अगर कोई कही जाती है तो वह है स्त्यान गृद्धि। सबसे डेंजरस मतलब जिसमें गृद्धता अधिक होती है, जिसमें जिसकी पावर कहें तो सबसे अधिक होती है। इनका स्वरूप आप अगले साल पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ये देशघाती प्रकृति नहीं है। कौन सी प्रकृति है ये, सर्वघाती हैं। बाकी का आप अगले साल भी पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क, तो चतुष्क में कौन आएगा, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क तो चार चार गिनी जाएंगी। और फ्लो में संजुलन चतुष्क मत बोल देना। अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, बस इतना ही। और मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय, ये 21 प्रकृतियां कैसी हैं, सर्वघाती हैं। अब अगर आप लोगों को याद करने के लिए आसान करना हो तो अब आप लोग को सबसे पहले इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले ज्ञानावरण के सारे भेद आने चाहिए, दर्शनावरण के भेद आने चाहिए, है ना, मोहनीय के सारे भेद पता होने चाहिए, और अंतराय के, इन सारे के, इन चारों प्रकृतियों के भेद जो हैं वो सारे पता होने चाहिए। अब ज्ञानावरण में से कौन सी प्रकृति सर्वघाती है, केवल ज्ञानावरण, बाकी की देशघाती अपने आप हो गई। तो चार आप उधर के कोटे में चली गई, ठीक है। अब इधर आ जाइए, दर्शनावरण में से केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि, ये सब किस में आएंगी, सर्वघाती में से। और शेष किधर चली गई, देशघाती में। अब आ जाइए मोहनीय। मोहनीय के कितने भेद हैं, दो, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये कैसी हैं, सर्वघाती। अब जो एक बच गई वो कैसी है, देशघाती। अब इधर आ जाइए चारित्र मोहनीय पे। अनंतानुबंधी चतुष्क सर्वघाती, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क सर्वघाती, और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ये भी सर्वघाती है। इस प्रकार से ये टोटल अगर आप इनका करेंगे तो 21 प्रकृतियां हो जाएंगी। ये कैसी हैं, सर्वघाती हैं। अब बाकी की बची जो 26 हैं वे किस में आएंगी, देशघाती में आएंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, देशघाती, आप लोग मिलकर बोलना है इसका उत्तर। देशघाती कर्म किसे कहते हैं, तो अपन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जो सर्व का घात करे, पूर्ण का घात करे वह सर्वघाती, और जो एक देश घात में निमित्त बने या कहें अंशतः घात करे तो वह क्या कहलाएगी, देशघाती प्रकृति कहलाएगी। अब देखिए देशघाती प्रकृतियां कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। अब जितनी जितनी बच गई ना, आसान तो यही है, आप एक याद कर लीजिए। प्रकृतियां तो आपको सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। ज्ञानावरण के भेद, दर्शनावरण के भेद, मोहनीय के भेद और अंतराय के भेद, ये भेद तो आपको याद करने ही होंगे। अब मेरे ख्याल से इसमें याद करने का तो कुछ नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के समझ जाओगे, आपने समझ लिया कि ये सर्वघाती हैं। अब अपने दिमाग में ही अब जितनी शेष रह गई वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, देशघाती। क्यों, क्योंकि इन संपूर्ण प्रकृतियों को ही तो अपन को दो में बंटवारा करना है, देशघाती में बंटवारा करना है और सर्वघाती में करना है। जब हमने सर्वघाती निकाल ली तो बाकी के क्या हो गई, देशघाती हो गई। अब देखिए ज्ञानावरण की जो 5 भेद थे ना, उसमें से 4 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृति हो गई। क्यों, अब इसका, क्योंकि इसका क्षोभशम होता है। आगे अब इनसे पूर्व जो होने वाला दर्शन है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ठीक है। तो ये दर्शनावरण की 3 प्रकृतियां आ गई जो किसकी हैं, देशघाती की कैटेगरी में आई। अब मोहनीय की चर्चा करते हैं। दर्शन मोहनीय में से क्या बचा था, कुछ शेष रह गया था। कौन सी प्रकृति रह गई थी, सम्यक प्रकृति। क्यों, क्योंकि वो छायोपशमिक सम्यक होता है ना, तब उसका उदय चलता है सम्यक प्रकृति का, इसीलिए छायोपशमिक सम्यक होता है, इसलिए वो सम्यक प्रकृति संपूर्ण घात
नहीं करती, क्योंकि उसके उदय रहते हुए भी जीव को सम्यक्त्व हो जाता है। और मिथ्यात्व के रहते हुए सम्यक्त होता है, हो सकता है? मिथ्यात्व के रहते हुए सम्यक्त नहीं हो सकता। सम्यक मिथ्यात्व के रहते हुए सम्यक्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि गुणस्थान गिर जाता है, तीसरा गुणस्थान में आ जाता है, मिश्र में। और अनंतानुबंधी का, अरे अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का तो क्या था, आपस में साठ गांठ है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से कहता है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व से कहता है ना। हम दम तोड़ देंगे लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो ये ना मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की दोस्ती तोड़ता है, न अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की। अरे ये तो छोड़ो, अनंतानुबंधी चतुष्क में से अगर किसी एक का उदय भी आ जाता है तो सम्यक से च्युत हो जाता है और दूसरा गुणस्थान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? खैर धीरे धीरे गुणस्थानों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से अगर किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो भी ये जीव सम्यक से च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है और दूसरे गुणस्थान में आ जाता है। इसका मतलब इनके रहते हुए सम्यक्त्व नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक प्रकृति के रहते हुए सम्यक्त्व हो सकता है और होता है, वो है छायोपशमिक सम्यक्त्व। इसीलिए ये देशघाती प्रकृति है। आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन मोहनीय में से तो हमने एक निकाल ली जो हमारी देशघाती में थी। अब चारित्र मोहनीय में कुछ बचा है? कौन कौन सी बची हैं? संजुलन चतुष्क, ठीक है, और हास्यादि नौ कषाय। क्यों? क्योंकि ये कषाय थोड़ी ना है, ये तो ईशत कषाय हैं, कम कषाय हैं। आगे बढ़ते हैं। रह गया है कि नहीं रह गया है? कुछ शेष रहा कि नहीं रहा? हाँ, एक प्रकृति रह गई, अंतराय। अब अंतराय के जितने भी भेद हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। दान अंतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय। क्यों? क्योंकि इन सभी का क्षयोपशम अभी हम सभी वर्तमान जीवों को दान का भी है, लाभ का भी है, भोग उपभोग आदि वीर्य का सभी का है। इस प्रकार से ये संपूर्ण प्रकृतियां कितनी हुई? 26 और 21 47। इस प्रकार से घातीय कर्म की ये टोटल कितनी प्रकृतियां होती हैं? 47। अब इन 47 प्रकृतियों में से हमने देशघाती और सर्वघाती में ये डिवाइड किया। आप चाहें तो इसको चार्ट के माध्यम से भी बना सकते हैं। चार्ट समझ गए कैसे चार्ट बनेगा? उस दृष्टि से भी आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से एक टॉपिक जो अपना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। घातीय कर्म के दो प्रकार से घात करती है। देखो, घातीय कर्म तो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं और अनुजीवी गुण का भी दो तरीके से घात करते हैं। कौन कौन सी प्रकृति सर्व रूप से घात करती है, कौन कौन सी प्रकृति एक देश रूप से घात करती है, इतना प्रकरण अभी तक हमने यहाँ पर देखा। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने क्षयोपशम की परिभाषा पढ़ी थी तब उसमें एक शब्द आया था जो मैंने आपसे कहा था कि अपन थोड़ा आगे बढ़कर उसको पढ़ेंगे। वर्तमान कालीन सर्वघाती, क्या शब्द था वो? स्पर्धक। अब स्पर्धक की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पर्धक कैसे बनता है, अगर कोई एक स्पर्धक बना तो वो किन किन से मिलकर बनता है, वो सारी चर्चा अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। वर्गणाएं, आप लोग लघुजन सिद्धांत प्रविष्टिका में वर्गणाओं के बारे में पढ़कर आए। कार्मण वर्गणा, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा। तो ये वर्गणाएं कैसी बनती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, पौद्गलिक रचना है। कैसे वर्गणा, जो वर्गणा अभी आहार वर्गणा रूप से थी वो कालांतर के बाद कार्मण वर्गणा रूप से हो जाती है। कैसे ही वो वर्गणा कालांतर के बाद भाषा वर्गणा रूप से परिणमित हो जाती है। कैसे बनती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, और उन वर्गणाओं से कैसे स्पर्धक बनते हैं, अब ये सारी चर्चा यहाँ पर आने वाली है। बढ़ते हैं अपन आगे, समझते हैं इस चीज को, इस प्रकरण को। एक नया टॉपिक चालू हो रहा है अपना, इसको समझते हैं। वस्तु समंतभद्र आचार्य ने ये लिखा कि इस दुनिया के संपूर्ण वस्तुएं जो हैं, विश्व की संपूर्ण वस्तुएं जो हैं, वो अपने स्वरूप के चतुष्टय से युक्त हैं। अब वो स्वरूप के स्वचतुष्टय कौन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार हैं चतुष्टय। चतुष्टय के नाम पे आपको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख याद आता होगा, लेकिन वो अरहंत परमेष्टि के चतुष्टय हैं। चतुष्टय का मतलब चार चीजों का समूह होता है, तो ये भी चतुष्टय हैं, वस्तु के चतुष्टय हैं जो सब में पाए जाते हैं। वो तो सिर्फ अरहंत परमेष्टि में पाए जाते हैं। और ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप चतुष्टय हैं, ये विश्व की संपूर्ण वस्तुओं में पाए जाते हैं। अब देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव,
पहले समझ लेते हैं तो जिससे हम लोग को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। द्रव्य, आगे बोलिए, फिर भाव, जिसको अपन शक्ति भी कहते हैं। अब इस प्रकरण में हम लोगों को यह समझना है, अगर द्रव्य की अपेक्षा से विचार करें तो इस विश्व में सबसे छोटा द्रव्य अगर विचार करें तो कौन सा है? सबसे छोटा। आप लोग परिभाषा में पढ़कर आए हैं, इस विश्व में परमाणु से छोटी चीज होती है कोई? परमाणु कहें और कालाणु कहें, स्कंद कैसे हो सकता है? स्कंद तो दो और दो से अधिक परमाणुओं के समूह होते हैं, और परमाणु तो ऐसा वो पुद्गल होता है जिसका दूसरा भाग ही नहीं किया जा सके, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। अब देखिए, अगर अपन द्रव्य में अगर सबसे छोटा द्रव्य अगर पकड़ें तो वो क्या होगा? वह होगा परमाणु, या इसको अपन, परमाणु भी एक प्रदेशी होता है और काल द्रव्य भी, और काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, इसीलिए उसे भी कालाणु कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ के ही आए हैं, पिछली साल पढ़ा ही आप लोगों ने। तो परमाणु अर्थात वह द्रव्य जिसके बाद अब कोई छोटा द्रव्य हमें नहीं मिलेगा। तो द्रव्य के सबसे छोटे अंश को क्या बोलते हैं? परमाणु अथवा कालाणु। ये समझ में आ गया, द्रव्य का सबसे छोटा अंश। अब क्षेत्र का सबसे छोटा अंश क्या है? देख लिया आप लोगों ने, है ना। अगर क्षेत्र का सबसे छोटा अंश के बारे में बात करें तो क्षेत्र जो नापा जाता है तो वह नापा जाता है प्रदेश से। याद है हम लोग लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में ये पढ़कर आए कि जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं जीव द्रव्य के? असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, और पुद्गल स्कंद, हाँ याद है आप लोगों को, जल्दबाजी नहीं करना। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीनों भेद होते हैं। तो ये इतने प्रदेशी है। प्रदेशी मतलब अगर कोई पुद्गल परमाणु है तो इस संपूर्ण क्षेत्र में से वो कितनी जगह घेरता है, ये समझ में आता है। आत्मा एक द्रव्य है, तो आत्मा इस संपूर्ण लोक में कितनी जगह घेर रहा है, कितना क्षेत्र घेर रहा है। तो क्षेत्र की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? प्रदेश। तो द्रव्य का सबसे छोटा अंश क्या है? परमाणु। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश क्या है? प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। काल का सबसे छोटा अंश है समय। क्यों? क्योंकि समय से छोटा अंश काल का कोई और दूसरा नहीं होता है। तो समय का सबसे छोटा अंश, जो टाइम जिसे नापते हैं, ये क्षेत्र के नापने के लिए होगा और ये टाइम काल के लिए नापने के लिए। तो काल के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं? समय। ऐसे ही भाव अथवा शक्ति का सबसे छोटा अंश क्या होगा? तो वह कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। सिर्फ ये चीज समझानी थी, इसलिए ये पूरी चर्चा करनी पड़ी। भाव और शक्ति का सबसे छोटा अंश कहलाएगा अविभागी। ठीक है, बाकी का आप लोग को पता ही है। अविभागी प्रतिच्छेद, अ मतलब नहीं और विभाग मतलब पार्ट, भाग, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके, ऐसे शक्ति के सबसे बड़े अंश को मझले क्या बोलेंगे? ऐसे शक्ति के सबसे, आकाश क्या बोले? छोटे अंश को, ऐसे शक्ति के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं? अविभागी, क्योंकि उसका दूसरा फिर विभाग नहीं हो सकता। अब द्रव्य एक शक्ति से युक्त है कि अनंत शक्तियों से युक्त है? तो अब सुनना, अविभागी प्रतिच्छेद तो द्रव्य की शक्ति का सबसे छोटा अंश है। ऐसे द्रव्य में अनंतानंत शक्ति है, तो एक द्रव्य अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त है। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों? क्योंकि द्रव्य की सबसे छोटी
शक्ति को अगर अपन देखें तो वो तो अविभाज्य प्रत्यक्ष है। तो क्या एक द्रव्य में सिर्फ एक ही शक्ति है, मतलब इतना ही अविभाज्य प्रतिच्छेद जितनी शक्ति है? नहीं, अविभाज्य प्रतिच्छेद तो उस यूनिट का नाम है जो द्रव्य की शक्ति की सबसे छोटी। अब देखो इसको समराइज करते हैं। अब आप लोग बोलना इस चार्ट को देखकर, द्रव्य के सबसे छोटे अंश को कालाणु कहते हैं, क्षेत्र के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, काल के सबसे छोटे अंश को समय, इसी प्रकार से भाव या शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। देखिए बहुत कुछ अपन ने समझ लिया। अब अपन यहाँ प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, अविभाज्य प्रतिच्छेद। आप लोग बोलेंगे? चलिए एक बार सभी लोग एक साथ सभी का अनुकरण करते हुए, ये लो आप माइक ले लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, अविभाज्य प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभाज्य अंश को अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। विभाग अंश अर्थात जिसका दूसरा अंश ना हो सके वह अविभाज्य है। प्रतिच्छेद शक्ति का अंश, द्रव्य में सबसे छोटा परमाणु एवं कालाणु, क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, काल की दृष्टि से सबसे छोटा समय और भाव अर्थात शक्ति की अपेक्षा सबसे छोटा अंश अविभाज्य प्रतिच्छेद है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि पूरा अपन लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हमने ये देखा कि द्रव्य की जो सबसे छोटा शक्ति का अंश है वह क्या है? अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो शब्द से आप याद रखिए, अ अर्थात नहीं, विभाग मतलब पार्ट, हिस्सा, जिसका दूसरा हिस्सा ना किया जा सके ऐसा प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है द्रव्य की शक्ति का सबसे छोटा अंश, वह क्या कहलाता है? अविभाज्य प्रतिच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं। मैं प्रश्न बोलता हूं, ले लो, मैं प्रश्न बोलता हूं, आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलना। प्रश्न नंबर 57, वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है। देखो देखो कितनी अच्छी चर्चा है। अब वर्ग किसे कहते हैं? अविभाज्य प्रतिच्छेद तो अपन ने ये देखा कि द्रव्य की शक्ति का सबसे छोटा अंश। बहुत इजी है इसको याद करना, मतलब जो आगे की परिभाषा है इतना इजी है कि आपको अगर समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आपको परिभाषा लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य की सबसे छोटी शक्ति का नाम क्या है? अविभाज्य प्रतिच्छेद। अब इतना इजी है, समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों से का समूह कहलाता है वर्ग, समान वर्गों का समूह कहलाती है वर्गणा, और समान वर्गणाओं का समूह कहलाता है स्पर्धा। कितना इजी है, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखो फिर से यहां समझते हैं। एक द्रव्य अपन लें, बोलो सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? परमाणु। और एक पुद्गल परमाणु की शक्ति का सबसे छोटा अंश क्या है? अविभाज्य प्रतिच्छेद। अब ध्यान रखना, एक पुद्गल परमाणु जो इस विश्व में सबसे छोटा द्रव्य है, उस सबसे छोटे द्रव्य में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। कुछ अंतर समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? मतलब आपके दिमाग में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक द्रव्य में एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद है। नहीं, अविभाज्य प्रतिच्छेद तो द्रव्य की शक्ति का सबसे छोटा अंश है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए ये एक द्रव्य है, तो इतने बड़े द्रव्य में एक इतनी सी चीज का नाम है अविभाज्य प्रतिच्छेद, और एक द्रव्य इस अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेदों से युक्त होता है। इसका मतलब, इसको और सरल करते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? बहुत इजी है, अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह ही वर्ग कहलाता है। लेकिन सभी द्रव्यों की शक्ति अलग अलग है कि नहीं? बोलो, पुद्गल की शक्ति अलग है। पुद्गल में भी जितने भी प्रकार के हमें पुद्गल दिखते हैं, उन सब के भी अलग अलग प्रकार का कार्य है कि नहीं? जैसे कारमान वर्गणा का कार्य अलग है,
आहार वर्गणा का कार्य अलग है, भाषा वर्गणा का कार्य अलग है। ठीक है, अब ऐसे ही जीव की शक्ति, पुद्गल की शक्ति, धर्म अधर्म आदि की शक्ति, इन सब में अंतर है कि नहीं? अब देखिए, जो समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त होगा, समान शक्ति के अंशों से युक्त होगा, समान समान जिसमें एक जैसी समान शक्ति है, उस एक जैसी समान शक्ति से युक्त समूह, उनका समूह क्या कहलाता है? एक वर्ग कहलाता है। इतनी सारी अविभागी प्रतिच्छेद, और इतनी सारी तो ये अपन सारी वारी क्या कह रहे हैं, समान अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह कहलाता है एक वर्ग। जैसे हम लोगों की क्लास में भी वर्ग बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? समान प्रदेश के अनुसार, बोलो बनते हैं कि नहीं बनते हैं? समान प्रदेश मतलब कैसा कि जो भिंड से आए हैं, तो अगर बहुत सारे भिंड के होते हैं क्लास में तो उनका एक अलग बन जाता है, अगर बुंदेलखंडी हैं तो उनका एक अलग बन जाता है, एक महाराष्ट्र से हैं तो बहुत सारी गैंग उनकी एक अलग बन जाती है ना। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बंटवारे होते चले जाते हैं, होते हैं, हर किसी की क्लास में होते हैं। निश्चित रूप से आपकी क्लास में भी किसी न किसी रूप से होंगे और हमारी क्लास में भी थे। अब देखो, समान अविभागीय प्रतिच्छेदों से युक्त एक वर्ग कहलाता है, और वो वर्ग, जैसे हमारी क्लास में एक बुंदेलखंड का एक वर्ग है, तो समान बुंदेलखंड के लोगों से युक्त एक क्या बना? वो बुंदेलखंड का एक वर्ग बना। ऐसे ही अब यहां पर कई घटित कीजिए, समान जो अविभागी प्रतिच्छेद थे, उस समान अविभागी प्रतिच्छेदों से क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। देखिए पढ़ते हैं इसमें, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु क्या है? एक वर्ग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्गणा किसे कहते हैं? बहुत इजी है, समान वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। परिभाषा कुछ समझ में आ रही है? देखो, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, समान वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, समान वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणा का पहले अपन पढ़ लेते हैं। मैं प्रश्न बोलता हूं और आप सभी लोग मिलकर इसका उत्तर बोलिए। प्रश्न 58, वर्गणा किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। देखिए, अविभागी प्रतिच्छेद, जैसे मान लीजिए कि ये अविभागी प्रतिच्छेद हैं, समान अविभागी प्रतिच्छेद का क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। ठीक है, अब समान, इसको अगर आप लोगों को आसानी से समझना हो, देखो एक काल्पनिक तरीके से इसको अपन समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि शक्ति है, तो द्रव्य की शक्ति है, इसको हम अलग अलग तरीके से लें। ये बहुत सारे शक्ति हैं, ये सब अविभागी प्रतिच्छेद हैं क्योंकि ये शक्ति के सबसे छोटे अंश हैं। एक एक एक, दो दो, तीन। ठीक है, ऐसे अपन मान लो, इस पे अब डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ऐसा भेद करें। अब समान अविभागी प्रतिच्छेद, तो किन का एक बनेगा? ये समान है एक, ये समान है, ये समान है, एक मान लो ये समान है, तो इन सबका एक क्या बनेगा? वर्ग। ऐसे मान लीजिए 2-3 वर्ग बने। समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि वो कुछ थोड़ा इमेजिनेशन में आए तो हम लोग को क्लियर भी हो। ऐसे वर्ग बन गए किसके? समान अविभागी प्रतिच्छेद के। अब ये अलग अलग हैं, ये वर्ग हैं, एक एक वर्ग है। अब इन सब का मिलकर एक क्या बनेगी? वर्गणा बन गई। समान वर्गों का समूह, इन तीन, ये जो समान वर्ग थे, इन तीनों के समान वर्ग की एक क्या बन गई? वर्गणा बन गई। ऐसी समान वर्गणाओं का समूह क्या बनेगा? एक स्पर्धक बनेगा। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए, अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह कैसे? अविभागी प्रतिच्छेद जो समान होंगे, असमान नहीं,
समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग। समान वर्गों का समूह वर्गणा। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से तो इसमें याद करने की भी कोई चीज नहीं है। समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, समान वर्गों का समूह वर्गणा, और समान वर्गणाओं का समूह स्पर्धक। ठीक है, अब वो स्पर्धक भी कैसे होते हैं? देखिए, पहले वर्गणा को देखते हैं जिसमें परिभाषा लिखी है। हाँ, समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग तो है एक परमाणु, और उस समान परमाणुओं के समूह को कहते हैं वर्गणा। जैसे कारमान वर्गणा है तो वर्गणा है। स्कंदों के भेद में अपन ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में हमने ये पढ़ा था। पुद्गल के दो भेद हैं, परमाणु और स्कंद। परमाणु के तो कोई भेद ही नहीं है। स्कंद के अंतर्गत ये वर्गणाओं का प्रकरण आया था। तो परमाणु तो कहलाएगा वर्ग, और समान परमाणु कहलाएंगी वर्गणाएं। क्यों? क्योंकि वह परमाणु जो है अब वो परमाणु नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? स्कंद बन गया है। और उसी स्कंद को यहां पर क्या नाम दिया गया है? वर्गणा नाम दी गई है। देखिए, समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। अब देखते हैं स्पर्धक। इसके आगे का ये विषय है, तो अभी तुरंत ये समझ में आ जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, स्पर्धक किसे कहते हैं? एक अविभाज्य प्रतिच्छेदों से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहां तक उपलब्ध हों, उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन को नया आ गया हो। सिर्फ इतना सा है, जैसे आप लोग की पुस्तक है ना, जो कॉमा लगा हुआ है ना, वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। मिला सबसे अंत में, बस वही मूल परिभाषा है। वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक। एक्चुअल बात तो यही है। अब वर्गणाओं कैसे बनती हैं? कुछ समझ में आ रहा है ये कैसे चल रहा है? आता है कि नहीं? मैं आपको ये बता दूं, परिभाषा आपको याद कैसे करना है। मूल परिभाषा तो हमारी सिर्फ इतनी सी है, समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, समान वर्गों का समूह वर्गणा, और समान वर्गणाओं का समूह स्पर्धक। अब समान वर्गणाएं कैसे बनती हैं? अब इसके आगे जाइए। एक अविभाज्य प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहां तक उपलब्ध हों, तो समान वर्गों का समूह कैसे बनेगा? जब समान अविभाज्य प्रतिच्छेद मिलेंगे। तो समान अविभाज्य प्रतिच्छेद वह वर्ग, समान वर्ग वह एक वर्गणा, और समान वर्गणाएं वह एक स्पर्धक। समझ में आ रहा है ये परिभाषा कैसे बनी? तो आप इस दृष्टि से देखिए तो मूल परिभाषा तो सिर्फ इतनी सी है, वर्गणाओं का समूह ही स्पर्धक कहलाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गणाओं को अर्थात कर्म समूह को क्या कहते हैं? स्पर्धक कहते हैं। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति है। अनुभाग शक्ति फल देने की शक्ति, सभी कर्मों की अपनी अलग अलग फल देने की शक्ति है। तो ऐसे अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त शक्ति, अनुभाग शक्ति कहें, ये भाव वाली शक्ति कहें, ये एक ही बात है इस संदर्भ में। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गणाओं को अर्थात कर्म के समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब देखिए, ये स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, बहुत इजी है। देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। आपको प्रकरण समझ में आ रहा है आज जो हमने स्टार्ट किया? बोलो अभी आप मुझे पूरी वो प्रक्रिया बोलना। समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, समान वर्गों का समूह वर्गणा, समान वर्गणाओं का समूह स्पर्धक। अब ये स्पर्धक दो तरीके से होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। ध्यान रहे, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति एक अलग चीज है। सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक ये अलग चीज है। पॉइंट टू बी नोटेड। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे पूछूं सर्वघाती स्पर्धक और आप लिखें सर्वघाती प्रकृति और फिर क्या नंबर नहीं आए। मैं आपसे पूछूं देशघाती प्रकृति और आप लिखे देशघाती स्पर्धक। अंतर समझ में आ रहा है? अब एक माइनर सा अंतर समझ लीजिए।
प्रकृतियां कितने प्रकार की थी? घातीय कर्म की प्रकृति 47 प्रकृतियों को भी किन दो में डिवाइड किया था? देशघाती और सर्वघाती। अब सुनो ध्यान से, यहां ये कहा जा रहा है जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन जो देशघाती प्रकृति होती हैं उनमें सर्वघाती और देशघाती ये दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं, इसीलिए उनका क्षयोपशम होता है। कुछ पॉइंट लिंक कर पा रहे हो आप क्षयोपशम से? क्षयोपशम की परिभाषा में वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है? उन्हीं का भविष्य में उदय आने योग्य क्या होता है? और देशघाती स्पर्धक का तो दो स्पर्धक चाहिए ना उधर। कौन कौन से स्पर्धक चाहिए? सर्वघाती और देशघाती। यहां ये कहा जा रहा है जो देशघाती प्रकृति होती है उस देशघाती प्रकृति में सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक होते हैं, और जो सर्वघाती प्रकृति होती है उसमें मात्र कौन से स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती। ये समझ में आया? देखिए वही यहां पर लिखा गया है, सर्वघाती प्रकृति में संपूर्ण स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक नियम से नहीं होते, ये नियम है। ठीक है, इस कारण से सर्वघाती प्रकृति में कर्म का क्षयोपशम घटित नहीं होता। ठीक है सजल, आपको उत्तर मिला कि केवल ज्ञान का क्षयोपशम क्यों नहीं होता? केवल ज्ञान की मतलब केवल ज्ञान का भी क्षयोपशम क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल ज्ञानावरण जो प्रकृति है वो सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति में मात्र कैसे स्पर्धक पाए जाते हैं? कैसे? सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, और मात्र सर्वघाती स्पर्धकों से कर्मों की 3 रूप अवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि कर्म की जब 3 रूप अवस्थाएं होंगी तब जाकर क्या घटित होता है? क्षयोपशम घटित होता है। देखिए देशघाती प्रकृति में स्पर्धक सर्वघाती तथा देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं। इस कारण से देशघाती कर्मों के उदय काल में कर्म का क्षयोपशम घटित होता है और जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों की पर्याय प्रकट होती हैं। उदाहरणार्थ मति ज्ञानावरणादि देशघाती। तो जितनी भी देशघाती प्रकृति हैं उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, जितनी भी सर्वघाती प्रकृति हैं उनमें मात्र सर्वघाती स्पर्धक हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये चर्चा की, शेष चर्चा जो है वो अपन कल करेंगे। नाम लिख लिए।